वेलकम बैक गाइस इन अनदर लेक्चर। सो ये बेसिकली हमारे रीनल सिस्टम का सेकंड लेक्चर रहने वाला है, जिसके अंदर हम नेफ्रॉन और किडनीज़ के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं नेफ्रॉन्स की। सो बेसिकली जो नेफ्रॉन है ये बेसिक यूनिट होती है किडनीज़ की, और साथ ही मैं इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकता हूँ किडनीज़ की, क्योंकि बिकॉज द नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज़। ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं नेफ्रॉन सेल्स की अगर नंबर में बात करूं तो दीज आर 1 to 1.3 मिलियन, यानी 1 मिलियन से लेके 1.3 मिलियन तक हो सकती हैं नंबर के अंदर एक किडनी के अंदर। और अगर मैं लाख में बात करूं तो ये 10 लाख से लेके 13 लाख तक हो सकती हैं। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, तो जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे नेफ्रॉन का, क्योंकि इससे ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं वन बाय वन कि ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। अब सबसे पहले जो हमारी किडनीज़ के पास जो ब्लड आता है, ओवरऑल जो किडनीज़ के पास जो ब्लड आता है रीनल आर्टरी के थ्रू, दैट इज़ 20%, यानी 20% ओवरऑल बॉडी का जो ब्लड है वो किडनीज़ के पास आता है। तो अगर हम 20% की अगर हम बात करें तो एवरेज जो ह्यूमन बीइंग होता है कोई भी मेल के अंदर 5 से लेके 6 लीटर तक ब्लड होता है। अब 5 से लेके 6 लीटर का अगर मैं 20% निकालूँ तो वो 1100 से लेके 1200 ml तक आएगा। तो हम मान लेते हैं कि 1200 ml है जो कि रीनल आर्टरी के पास आया। अब जो रीनल आर्टरी है वो फर्दर डिवाइड होती है किसके अंदर, एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर, यानी आर्टरी की ही छोटी ब्रांच है आर्ट्रियोल, और इसीलिए हम इसे कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। यानी कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो ब्लड को लेकर आती है, यानी कि मैं इसे कह सकता हूँ ग्लोमेरुलस के पास। यानी कि जो ग्लोमेरुलस है ये बंच है कैपिलरीज का, यानी कि जो ग्लोमेरुलस है ये बंच है कैपिलरीज का, जिसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर ये डिवाइड हो जाती है। और इसकी जो आउटर जो कवरिंग होती है, यानी कि जो ग्लोमेरुलस है ये कवर्ड होती है बाउमेन कैप्सूल से, जो कि बेसिकली एक छलनी की तरह काम करता है। और जो सीक्रेशन है वो फाइनली पीसीटी के अंदर डालती है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे जो ब्लड आया, जो ब्लड के अंदर मेनली सेल्स होती हैं और दूसरा प्लाज्मा होता है, तो सेल्स तो यहाँ से फ़िल्टर नहीं होंगी, तो जो चीज़ें यहाँ से फ़िल्टर नहीं होंगी वो इफरेंट आर्ट्रियोल से यहाँ पे चली जाएंगी, इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर चली जाएंगी। लेकिन जो चीज़ फ़िल्टर हो जाएंगी वो पीसीटी के अंदर आ जाएंगी। पीसीटी क्या है, तुम्हारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी को हम प्रोक्सिमल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बाउमेन कैप्सूल के पास होता है, इसीलिए हम इसे पीसीटी कहते हैं। फिर उसके बाद में पीसीटी के बाद में जो हमारी ये ट्यूब्यूल है वो ओपन होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर। फिर उसके बाद में लूप ऑफ हेनले के अंदर, या फिर हम इसे ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद में ये ओपन होती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर ओपन होती है। फिर उसके बाद में ये ओपन होती है डीसीटी के अंदर, जो कि है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्योंकि ये डिस्टल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल से दूर है, इसीलिए हम इसे डिस्टल कह रहे हैं। और फिर उसके बाद में ये फाइनली ओपन होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, तो बेसिकली हमने जो नेफ्रॉन को दो टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। जो नेफ्रॉन है ये बेसिकली दो टाइप्स के अंदर हमने क्लासीफाई किया है कि जो नेफ्रॉन है वो किस रीजन के अंदर प्रेजेंट है। बेसिकली हमने जैसा देखा था किडनीज़ के अंदर दो पार्ट थे, एक तो था कोर्टेक्स और दूसरा मेडुला। मोस्टली जो नेफ्रॉन है वो कोर्टेक्स वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली यानी कितने 80%, लगभग 80% जो नेफ्रॉन है वो कोर्टेक्स वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें कोर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। जो इनकी लूप ऑफ हेनले होती है वो शॉर्ट होती है, इसीलिए हम इसे शॉर्ट कोर्टिकल नेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ मेडुला की, जो मेडुला है वो 20%, यानी जो मेडुला वाले रीजन में 20% नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए हम इन्हें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं, और इनकी जो लूप ऑफ हेनले है वो लॉन्ग होती है। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि जो किडनीज़ हैं उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है किडनीज़ का वो यूरिन फॉर्मेशन का होता है, क्योंकि जो किडनी है वो यूरिन को फॉर्म करती है, जो कि फाइनली एक्सक्रीट आउट होता है ह्यूमन बॉडी से। फिर उसके बाद में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ब्लड को फिल्टर भी करती है। फिर उसके बाद में जो किडनीज़ है वो पीएच को भी बैलेंस करती है, या फिर मैं कहूँ एसिड बेस बैलेंस में भी हेल्प करती है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये जो ब्लड सेल सिंथेसिस में भी हेल्प करती है, जो हमारी किडनीज़ होती हैं वो कैसे, क्योंकि जो हमारी हमारी जो किडनीज़ है वो प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइटिन। जैसे कि आप जानते होंगे इरेथ्रोपोइटिन हेल्प करता है आरबीसी फॉर्मेशन में, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये बीपी को भी मेंटेन करती है, क्योंकि ये एडजस्ट करती है ब्लड वॉल्यूम को, और ये रिलीज़ करती है एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं रेनिन, जो कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में भी हेल्प करती है।
यानी अगर किसी पेशेंट के अंदर मान लो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, या फिर किसी पेशेंट का जो बीपी है वो कम हो जाता है, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। फिर उसके बाद में ये हेल्प करती है हार्मोनल फंक्शन में भी हेल्प करती है। जैसे कि हार्मोनल फंक्शन में कैसे कर रही है, जैसे कि इरेथ्रोपोइटिन बना रही है और हमारा रेनिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये हार्मोनल फंक्शन भी हो गया किडनीज का। फिर उसके बाद में विटामिन डी को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करती है। फिर जो फाइनल जो फंक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का, कि जो किडनी है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है। जैसे कि बाइकार्बोनेट हमारे आयंस हो गए उनको बैलेंस करती है, कैल्शियम आयंस को, और तुम्हारे जितने भी आयंस हैं उनको बैलेंस करने का काम करते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया। तो ये सारी चीज़ें है किडनी परफॉर्म करती है। तो हमारा अगला पॉइंट है रास सिस्टम। हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। जो हमारा रास सिस्टम है वो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, या मैं कहूँ बीपी को रेगुलेट करता है, और फ्लूइड बैलेंस को भी रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर। अब इसके बाद में हम समझ लेते हैं रास सिस्टम को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो रास सिस्टम है उसकी फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब इसके बाद में क्या कभी तुमने सोचा है कि कोई पर्सन है जिसमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो गई हो, या फिर जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया हो, बहुत ज़्यादा उसे स्वेटिंग हो रही हो, तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? तो इस चीज़ में हमारी हेल्प करती है किडनीज़, और किडनीज़ के अंदर भी हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो कि हेल्प करता है, वो है हमारा रास सिस्टम। जो रास सिस्टम है वो हेल्प करता है क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। जो ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करता है, कि किसी पेशेंट के अंदर अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो तो ये इसे इंक्रीज़ करता है, जो हमारा रास सिस्टम है वो इसे इंक्रीज़ करता है और फ्लूइड को बॉडी के अंदर बैलेंस करता है। फिर अब हम समझते हैं रास सिस्टम के बारे में। सो ड्यू टू एनी रीज़न, या फिर किसी भी कारण की वजह से किसी पेशेंट में मान लो कोई हैमरेज हो गया, ट्रॉमा हो गई, या फिर कोई इंजरी हो गई, या भी यानी कोई भी कारण हो सकता है इसका, कि किसी पेशेंट में हैमरेज हो सकती है, या फिर ट्रॉमा हो गया, या फिर उसको इंजरी हो गई हो, तो उसके कारण जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो गया। यानी जो ओवरऑल ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो डिक्रीज़ हो गया। अब इसके कारण जो बीपी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। पेशेंट के अंदर जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम ही डिक्रीज़ हो गया तो बीपी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जब बीपी डिक्रीज़ हो गया तो जो हमारी जो किडनीज़ हैं उसके पास भी कम ब्लड प्रेशर पहुँचेगा, यानी वहाँ पे भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसे ये कंट्रोल होता है रास सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। अब ये डायग्राम है, इस पे तुम पूरा फोकस करना, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें हैं जो तुम्हारी क्लियर करेगी। सो देखो, जो ब्लड रहता है वो एफरेंट आर्टरियोल से आया यहाँ पे सबसे पहले, फिर उसके बाद में वो ये बंच ऑफ कैपिलरीज में चला गया जिसे हम ग्लोमेरुलस कह रहे थे, और फिर वो यहाँ से फिल्टर होके ये पीसीटी के अंदर चला गया, या फिर मैं कहूँ फिर उसके बाद में लूप ऑफ हैनले के अंदर, फिर उसके बाद में डीसीटी के अंदर, और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट से बाहर चला गया। और जो यहाँ से फ़िल्टर नहीं हुआ वो यहाँ से इफरेंट आर्टरियोल से यहाँ पे चला गया। तो अब जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल है इसके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं पोकिंसन सेल्स, और जो हमारा डीसीटी है इसके ऊपर भी कुछ कुछ सेल्स होती है जिन्हें हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा, ठीक है। और अब ये जो डीसीटी जो है और पोकिंसन सेल्स हैं, ये आपस में कंबाइन हो जाती है, और कंबाइन होके एक और नया स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसे हम कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स। सो बेसिकली हम पहले तो ये देख लेते हैं कि जो पोकिंसन सेल्स होती हैं क्या होती हैं। द पोकिंसन सेल्स, दीज सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द एफरेंट आर्टरियोल। जैसे मैंने बताया, जो पोकिंसन सेल्स है ये एफरेंट आर्टरियोल पे प्रेजेंट होती हैं, और हम इन्हें बैरो रिसेप्टर कहते हैं। तो बैरो रिसेप्टर कहते हैं तो ये बीपी को मेज़र करती है, यानी कि जो पोकिंसन सेल्स एफरेंट आर्टरियोल पे प्रेजेंट होती है ये बीपी को मेज़र करती है, क्योंकि ये बैरो रिसेप्टर होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ डीसीटी पे भी हमारे पास सेल्स थी जिसे हम कह रहे थे मैक्यूलर डेंसा, या फिर डेंस मैक्यूलर शेप्ड सेल्स होती हैं, इसीलिए हम मैक्यूलर डेंसा कहते हैं इन्हें। अब उसके बाद में दीज आर प्रेजेंट ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और ये कीमो रिसेप्टर होती है, ये सोडियम को मेज़र करती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है वो अब हम आगे देखेंगे। अब उसके बाद में मैकुलर डेंसा कनेक्ट्स विद द पोकिंसन सेल्स टू फॉर्म द जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स, या फिर मैं कहूँ जीजी सेल्स। जो मैकुलर डेंसा थी जो कि डीसीटी के ऊपर प्रेजेंट थी, और जो हमारी पोकिंसन सेल्स जो कि एफरेंट आर्टरियोल के ऊपर प्रेजेंट थी, ये आपस में मिलकर यानी कनेक्ट होकर क्या बना लेती हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स बना लेती है, या फिर हम इन्हें जीजी सेल्स भी कह सकते हैं। और अब इन जीजी सेल्स का क्या फंक्शन है वो अब हम देखेंगे।
सो वेन एवर द ब्लड प्रेशर एंड सोडियम डिक्रीजेज इनसाइड द ब्लड, यानी कि जब भी जो ब्लड प्रेशर है या फिर बीपी है जब भी डाउन होता है किसी पेशेंट के अंदर, जो बीपी है वो डिक्रीज़ होता है, और सोडियम जब भी डिक्रीज़ होता है किसी पेशेंट के अंदर, यानी किसी पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर और सोडियम डिक्रीज़ हुआ तो ब्लड के अंदर तो डिक्रीज़ होगा। अगर ब्लड के अंदर डिक्रीज़ हुआ तो वो जो किडनीज़ हैं या फिर एफरेंट आर्ट्रियोल है उसके अंदर भी डिक्रीज़ होगा। तो जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो सीक्रेट करती हैं एक एंजाइम सीक्रेट करती हैं जिसे हम बोलते हैं रेनिन। जो रेनिन रहता है ये किडनीज़ के द्वारा या फिर मैं कहूँ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है, और ये फाइनली छोड़ दिया जाता है ब्लड के अंदर। और जो लीवर के पास एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं, या प्रोटीन नहीं, ये एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन। प्रोटीन भी कह सकते हैं या फिर एंजाइम भी कह सकते हैं, जो कि रिलीज़ करता है लीवर, जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन। और जब रेनिन और एंजियोटेंसिन आपस में मिलते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब इसके बाद में जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स की जो कैपिलरीज हैं, एंडोथीलियल सेल्स के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब एंजियोटेंसिन 1 इतना पावरफुल नहीं होता तो इसलिए वो कंबाइन होता है और कहाँ पे जाता है, ये जो कैपिलरीज हैं एंडोथीलियल की जो कैपिलरीज हैं लंग्स के अंदर उनके पास जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। अब जो मेन फंक्शन है वो एंजियोटेंसिन 2 का ही है, यानी एंजियोटेंसिन 2 ही है जो कि ओवरऑल जो हमारा बीपी है उसको इंक्रीज़ करता है और फ्लूइड को उसको भी हमारे बैलेंस करता है। ठीक है, वो मेन काम किसका है, एंजियोटेंसिन का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो हाउ द एंजियोटेंसिन 2 वर्क्स, यानी जो एंजियोटेंसिन 2 है वो कैसे काम करता है। सो बेसिकली जो एंजियोटेंसिन 2 है वो ब्रेन के पास जाता है, यानी ब्रेन के पास गया तो वो एक्टिव करता है एसएनएस को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कंस्ट्रिक्ट करवा देता है ब्लड वेसल्स को। और जब भी कभी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, यानी कोई भी डायलेटेड ब्लड वेसल्स है अगर वो कंस्ट्रिक्ट होंगी तो ओवरऑल जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये एंजियोटेंसिन ने ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करवा दिया ना, क्योंकि जो एंजियोटेंसिन है वो पहले ब्रेन के पास गया, उसने एक्टिवेट करवाया एसएनएस को एक्टिवेट करवा दिया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिसने क्या करा, कंस्ट्रिक्ट करवाया ब्लड वेसल्स को। और जो ब्लड वेसल अगर कंस्ट्रिक्ट होंगी तो जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सेकंड फंक्शन वो कैसे करवाती है, तो एंजियोटेंसिन 2 है वो ब्रेन के हाइपोथैलेमस पे वर्क करती है, जो कि एक्टिवेट करती है थर्स्ट सेंटर को। जब एंजियोटेंसिन 2 ने ब्रेन के ऊपर हाइपोथैलेमस के ऊपर वर्क किया तो एक्टिवेट कर देती है थर्स्ट सेंटर को, जो कि जिसके कारण हमारा जो वाटर इनटेक है वो बढ़ेगा। ज़्यादा प्यास लगेगी तो जो भी पर्सन है वो ज़्यादा पानी पिएगा तो वाटर इनटेक इंक्रीज़ हो गया, तो ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो गया, और जो हमारा फाइनली जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब तीसरे तरीके से कैसे एंजियोटेंसिन 2 है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है और जो फ्लूइड है ओवरऑल बॉडी के अंदर उसे मेंटेन करता है। तो बेसिकली जो एंजियोटेंसिन 2 है वो रिलीज़ पिट्यूटरी हार्मोन, जो एंजियोटेंसिन 2 है वो रिलीज़ करवाता है पिट्यूटरी हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड से, और रिलीज़ करवाता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को, जो कि वर्क करता है डायरेक्ट कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। जो कलेक्टिंग डक्ट से ये जो वाटर है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, जो हमारी ट्यूब्यूल्स थी उससे वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और फाइनली जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर ब्लड वॉल्यूम ओवरऑल बॉडी के अंदर अगर इंक्रीज़ हो गया तो जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। फिर चौथा कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है एंजियोटेंसिन 2, जो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस उसके ऊपर वर्क करता है और कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। फिर उसके बाद में जो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है वो रिलीज़ करता है एसीटीएच को टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये एसीटीएच को रिलीज़ करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो एसीटीएच है हमारा ये है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर उसके बाद में ये वर्क करता है, जो एसीटीएच है हमारा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला है, ये बेसिकली वर्क करता है एड्रेनल ग्लैंड पे और एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवाता है। जो एल्डोस्टेरोन है वो रिटेन करता है Na+ को, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है Na+ का। तो Na+ का जब रीएब्जॉर्प्शन होगा तो साथ में वाटर का भी होता है, तो जब जब वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा और फाइनली जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है।